आजकल की लेन-देन की दुनिया में चेक तो बहुत आम है, पर ये चेक बाउंस होना, खासकर जब लगे कि मामला झूठा है, फर्जी है, ये काफी सिरदर्द बन सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, तो आज हम ना ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अभिषेक जाट के एक लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेक बाउंस आखिर है क्या। मतलब खास तौर पर वो जो कानून है ना, पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881, उसकी धारा 138, जी, धारा 138। और ये भी कि जो फर्जी चेक बाउंस मामले होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनसे बचाव के कानूनी तरीके क्या हैं। मकसद यही है कि वो रास्ते पता चले जो ऐसे में काम आ सकते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ हाँ, जरूर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि चेक बाउंस होता क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो बैंक ने चेक पेमेंट करने से मना कर दिया। अच्छा। अब वजह कोई भी हो सकती है, जैसे खाते में पैसे नहीं है, या साइन मैच नहीं हो रहा, या फिर चेक पुराना हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया। ओके, ये तो हुई आम बात, पर कानूनी मामला कब बनता है? वो धारा 138 वाली बात। हाँ, देखिए, कानूनी तौर पर धारा 138 के तहत मामला तब बनता है जब कुछ खास शर्तें पूरी होती हैं। पहली बात, चेक किसी असली, मतलब कानूनी देनदारी या कोई लोन चुकाने के लिए दिया गया हो। ठीक है, कोई असली वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी शर्त, उसे वैलिडिटी पीरियड में, जो आमतौर पर 3 महीना होता है, उसके अंदर बैंक में लगाया गया हो। फिर अगर वो बाउंस हो जाता है तो 30 दिन के अंदर जिसने चेक दिया है उसे एक लिखित कानूनी नोटिस भेजना जरूरी है। अच्छा, 30 दिन, ये जरूरी है। हाँ, ये मियाद बहुत जरूरी है। और आखिरी शर्त कि नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तब जाकर धारा 138 का केस बनता है। इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हो तो ये धारा लागू नहीं होती। अच्छा, तो ये समझना दिलचस्प है कि लोग फर्जी मामले बनाते कैसे हैं फिर। आपने सुरक्षा चेक का जिक्र किया था शुरू में। हाँ क्या वो सबसे आम तरीका है? हाँ, मेरे अनुभव में तो मतलब जो केसेस देखें उसमें ये सुरक्षा चेक या सिक्योरिटी चेक का गलत इस्तेमाल बहुत होता है, बहुत ज्यादा। कैसे, मतलब क्या करते हैं लोग? होता यह है कि लोग किसी डील में या लोन लेते वक्त गारंटी के तौर पर एक साइन किया हुआ चेक दे देते हैं। कभी कभी खाली होता है, कभी नाम भरा होता है, पर अमाउंट या डेट नहीं होती। अब बाद में मान लीजिए वो डील पूरी हो गई या लोन चुका दिया गया, तब भी वो चेक वापस लेने के बजाय या बिना किसी सही कारण के उसमें गलत रकम भर दी या किसी झूठे लोन के नाम पर उसे बैंक में लगा दिया। अरे बाप रे, मतलब सौदा पूरा होने के बाद भी? हाँ बिल्कुल। या फिर कोई झूठा दावा कर दिया कि अरे इतना पैसा और बाकी था। इसके अलावा पूरी तरह से झूठे लोन का दावा करना, या मान लीजिए किसी का चेक चोरी हो गया या खो गया और उसने रिपोर्ट नहीं की तो उसका इस्तेमाल कर लेना, या कभी कभी तो भुगतान हो जाने के बाद भी सिर्फ सामने वाले को परेशान करने के लिए केस कर देते हैं। ये तो बहुत गड़बड़ है। तो अगर कोई ऐसे फर्जी मामले में फंस जाए तो बचाव कैसे करे? क्या कुछ पहले से सावधानी बरत सकते हैं? हाँ, बचाव के तरीके हैं। इनको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब पहले से सावधानी। ठीक है। और दूसरा कि अगर कानूनी नोटिस आ ही गया या मामला दर्ज हो ही गया तो फिर कोर्ट में क्या कदम उठाने हैं। ओके, तो पहले वो सावधानी वाली बात करते हैं। क्या करें कि ऐसी नौबत ही ना आए? देखिए, सीधी सी बात है, जहां तक हो सके ये सिक्योरिटी के तौर पे चेक देने से बचना चाहिए। अगर देना बहुत जरूरी है, मजबूरी है, तो एक लिखित अग्रीमेंट जरूर करें। उसमें साफ साफ लिखा हो कि ये चेक क्यों दिया जा रहा है, किस लिए है और ये कब लौटाया जाएगा। अच्छा, एग्रीमेंट। हाँ, और अपनी चेकबुक को संभाल कर रखें। अगर खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दें, और पुलिस में भी रिपोर्ट करना अच्छा रहता है। ये जरूरी है। और हर पेमेंट का रिकॉर्ड रखें, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी जो साबित करे कि आपने पेमेंट की है। ये छोटी छोटी चीजें बाद में बहुत काम आती हैं। सही कहा। अच्छा, और मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी कोई फंस गया, केस हो गया, तो अदालत में क्या बचाव हो सकता है? सबसे मजबूत दलील क्या होगी? देखिए, सबसे मजबूत बचाव जो होता है वो है ये साबित करना कि कोई कानूनी रूप से लागू होने वाला ऋण या दायित्व था ही नहीं। मतलब जिस कर्ज या देनदारी के लिए चेक देने का दावा किया जा रहा है वो असल में थी ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई असली लेन देन था ही नहीं? हाँ, या उतना नहीं था जितना क्लेम किया जा रहा है। यही पर कानून का एक पेज समझना जरूरी है। एक धारा है 139। अच्छा। वो ये मानकर चलती है कि चेक दिया है तो किसी देनदारी के लिए ही दिया होगा।
यानी शुरू में शक की सुई या कह ले के साबित करने का बोझ वो चेक देने वाले पर होता है। अरे, तो मतलब कानून पहले से ये मान लेता है कि चेक देने वाला ही गलत है, जब तक वो खुद को सही साबित ना कर दे। ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, पहली नजर में लगता है धारा 139 यही कहती है, लेकिन और ये बहुत जरूरी बात है कि साबित करने का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, वो अलग है। वो कैसे? जो आरोपी है यानी जिस पर केस हुआ है, हाँ। उसे ये उचित संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करना होता, जैसा कि बड़े क्रिमिनल केस में होता है। अच्छा, तो फिर? उसे सिर्फ संभावना की प्रबलता के आधार पर, जिसे अंग्रेजी में प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उस आधार पर अपनी बात रखनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कृष्णन बनाम एमिल मैथ्यू वाले मामले में साफ किया है। संभावना की प्रबलता, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में मतलब ये कि बचाव पक्ष को बस अदालत के मन में एक वाजिब शक पैदा करना होता है। उन्हें यह दिखाना होता है कि यह ज्यादा संभव है कि कोई देनदारी नहीं थी या उतनी नहीं थी जितनी बताई जा रही है। अगर अदालत को लगता है कि हाँ, बचाव पक्ष की कहानी ज्यादा भरोसे लायक लग रही है, तो केस खारिज हो सकता है। समझ गई। मतलब 100% प्रूफ नहीं देना, बस ये दिखाना है कि हमारी बात में ज्यादा दम लग रहा है। बिल्कुल, यही वो पॉइंट है जहां बचाव पक्ष को फोकस करना होता है। इसके अलावा और भी बचाव हैं, जैसे ये साबित करना कि चेक चोरी हुआ था या खो गया था। हाँ। उसके लिए पुलिस रिपोर्ट, बैंक को दिया गया स्टॉप पेमेंट का निर्देश, ये सबूत काम आते हैं। ठीक। या फिर ये कि चेक पर दस्तखत ही जाली हैं, असली नहीं है। हालांकि ये साबित करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसा एक जिग्नेश शाह बनाम अल्पेश शाह केस में हुआ था। या फिर जो कानूनी नोटिस भेजा गया था 30 दिन वाला, उसमें कोई तकनीकी गलती है। या फिर सबसे सीधा ये पक्का सबूत दे देना कि भाई पेमेंट तो पहले ही हो चुका है, ये रसीद देखो या बैंक स्टेटमेंट देखो। ये सारे बचाव मुमकिन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चेक बाउंस के मामलों में, खासकर अगर शक है कि मामला फर्जी है, तो बहुत अलर्ट रहना होगा और सही टाइम पर कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जरूरी है सबूत इकट्ठा करना और जैसे ही नोटिस मिले उसका सोच समझकर सही जवाब देना, अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखना। हाँ, क्योंकि वो जो धारा 139 वाली बात थी कि शक पहले चेक देने वाले पर होता है। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा और जैसा MMTC लिमिटेड बनाम मेडास गोल्ड जैसे मामलों में भी कोर्ट ने कहा है, वो जो अनुमान है ना धारा 139 का, वो खंडनीय है। मतलब उसे सबूतों से काटा जा सकता है, झुठलाया जा सकता है। तो आज की उस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि अगर किसी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो कानून में बचाव के रास्ते मौजूद हैं, बस सही तरीका पता होना चाहिए। हाँ, रास्ते बिल्कुल हैं। और यहाँ एक बात सोचने वाली भी है ना? क्या? कि एक तरफ हम डिजिटल पेमेंट की तरफ इतने बढ़ रहे हैं, UPI, नेट बैंकिंग वगैरह, तो क्या अभी चेक पर हमारी जो ये निर्भरता है, ये कहीं अनजाने में ऐसे झगड़ों को, इन विवादों को बढ़ावा तो नहीं दे रही? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या चेक आज भी बिजनेस में और पर्सनल लेन देन में इतना जरूरी है कि हमें बस इसके कानूनी दांव पेच और अच्छे से समझने की जरूरत है? ये एक सवाल है।